बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और 26 करोड़ पाकिस्तानियों को इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। जबकि पानी पिचाई की जानिब से कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, जबकि मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ कि मेरे केसेस जल्द से जल्द सुने जाए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंच गए। कितना अहम है इनका ये दौरा? अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं और मुल्कों के दौरे भी करेंगे और जाहिर है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक अलाइनमेंट कर रहा है। ये जो आसिम मुनीर साहब बात कर रहे हैं जी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये कश्मीर की बात इन्होंने पहले भी की है और ये जो पाकिस्तान की बुनियादी असास है कश्मीर, वो जो है अब आप यूँ समझ लें कि वो एक तरह से हमारी दोबारा जो डॉक्ट्रिन है उसका ये पहले भी, लेकिन ये कि पहले कभी बैक बर्नर पे चला जाता, अब वो एक बड़ा हमारा अहम इशू है और वो है मकबूजा कश्मीर, रियासत पाकिस्तान का, जो आप उसको यूँ समझें कि कश्मीर का मामला इस वक्त बहुत आगे है। और ख़ास तौर पे वहाँ पर गुज़रे चंद सालों में या दिहाइयों में, ये 370 के से पहले, 370 के बाद, बाकी जो तमाम दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें एक बहुत जंगें हो रही हैं, जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो कश्मीर को भूल गए। तो अब ये कश्मीर दोबारा जो है वो आगे आया है और लाने का इसका जो क्रेडिट है वो जाता है मोदी सरकार को। पाकिस्तान ने तो बात की थी, वो उन्होंने जो पर्दापोशी की उसके बाद वहाँ पे कि कोई इन्वेस्टिगेट, देखिए बुनियादी सवाल अपनी जगह रुक गया, क्या फॉल्स फ्लैग था या ये है कि वो अब 1000 बातें आगे आप चलते जाए। जो बुनियादी सवाल होता है, ओरिजिनल सिन वो क्या था जो 22 तारीख को हुआ था पिछले महीने जी, और क्या वो फॉल्स फ्लैग था या इंटेलिजेंस फेलियर था? उसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई, तहकीकात किधर गई, क्या हुआ? उसके बाद फिर झड़प हुई और उस झड़प में या जंग हुई या मार्का हुआ और उसमें पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। अब पाकिस्तान सारी दुनिया में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को लॉबी नहीं कर रहा। ये लॉबी, अच्छा आप तरह तसव्वुर करें, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो 11 साल से, मुझे नहीं पता उनके जयशंकर जी कहाँ गए और वो पनामा से वापस आज आ जाएंगे, शशि थरूर भी, तो वो लॉबी कर रहे हैं, लॉबी पूरी दुनिया में। पाकिस्तान लॉबी नहीं कर रहा। पाकिस्तान उन मुल्कों का शुक्रिया अदा कर रहा है जो हमारे साथ खड़े हुए, और पाकिस्तान बतौर एक फातह बन के उभरा है इस जंग से या जाहिरियत से या मार्के से। तो पाकिस्तान दुनिया के सामने बता रहा है, ये जो मैंने कल भी बात की थी कि किसी टीवी स्टूडियो में या किसी सेमिनार में कहीं बहस नहीं हो रही, ये तमाम दुनिया के सामने बात हो रही है। राफेल तैयारे गिरे, जाहिरियत कैसे हुई, पानी का इश्यू कैसे खड़ा हो रहा है। और आने वाले दिनों में मेरा ये गुमान है कि जो मज़ीद पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजिक, जो देखें स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी कह लें उसको, लेकिन एक क्लैरिटी भी होना ज़रूरी है। कभी कभी वो रखनी भी पड़ती है आपको, लेकिन ये है कि एक तो क्लैरिटी आई है ना पाकिस्तान में, और वो क्लैरिटी ये आई है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान और चाइना जो है वो, मेरा ख्याल है कि चाइना, देखें चाइना की तरफ से कोई ऐसी बात होती भी नहीं है पाकिस्तान, और वो जो उनकी तरफ से ना, मतलब है कि ये साबित किया है उन्होंने कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ किस तरह है और पाकिस्तान चाइना के साथ किस तरह है। अब इशू ये है कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये जो कश्मीर का इशू है, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, ये आने वाले दिनों में डिस्कस होगी। अच्छा, इसको भी वो, इसके साथ भी वो छेड़खानी चूंकि कर रहे हैं मुस्तकिल मोदी सरकार, तो देखें ना छेड़खानी, पहले तो जाहिरियत हुई, फिर उसके बाद पता नहीं चला कि 22 तारीख को क्या हुआ था, उसके बाद पानी का मसला आ गया। तो ये एक वो कॉन्टीन्यूसली उस फेज़ में है जिस फेज़ में वो कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कि जिसमें वो दोबारा, लेकिन वो करेंगे नहीं, उसकी वजह, उसकी बहुत सारी वजूहतें कर रहे हैं तो वो कर लें, लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बहरहाल अपनी उस पॉलिसी के ऊपर कायम है और मज़ीद
कि दो कौमी नज़रिए के ऊपर मुल्क बना था और कश्मीर का मामला हल करना है, हल होगा, और उसके साथ फिर ये जाहिर है कि उससे रिलेटेड फिर और मामलात हैं जिसमें बेल्ट एंड रोड है, उसमें सियाचिन है, उसमें बाकी सारे मामलात। अब वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल होते हैं, किसी और तरीके से हल होते हैं, लेकिन मेरा गुमान ये है कि अगले कुछ अरसे में ये मामलात हल होने जा रहे हैं वंस फॉर ऑल। और पड़ोसी मुल्क है हमारा, 1.4 बिलियन उसकी आबादी और बड़े सेंसिबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो वो अगर मोदी जी को रोकें कि वो रोक भी रहे हैं। और आज उनके यहाँ एक बड़ा उनके जो उनके जो एयरफोर्स चीफ हैं वो आज खुल के आए हैं और उन्होंने आने के बाद जो है वो अवाम के साथ उन्होंने बात की है और लोगों को उन्होंने मुखातिब किया है। ज़ाहिर है कि भारत की एयरफोर्स को और उनकी फ़ौज को भी जब आपने रंग दे दिया है, अपनी जो राजनीति का रंग दे दिया उसको, तो उसके नतीजे में वहाँ पे एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई है कि जिसके नतीजे में वहाँ पर आज उनके जो एयरफोर्स के जो सरबराह हैं वो आए हैं और उन्होंने आके कहा है कि भाई ये जो हम मुआहदे कर लेते हैं लेकिन हमें जहाज़ नहीं मिलते, हमें असलहा नहीं मिलता, हम मुआहदे कर लेते हैं और हमें असलहा नहीं मिलता। ये एयर मार्शल AP सिंह, और मैं 68 स्लाइड कोट कर रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस की, वो कहते हैं वाई प्रॉमिस समथिंग विच कांट बी अचीव्ड। हम ऐसा वादा देखें। अब ये इन्होंने क्या चोट की है उस ऑपरेशन सिंदूर पे, या इन्होंने चोट की है सिर्फ राफेल तैयारे और बाकी जो पैसा कमाया है इन्होंने, अंबानी और अदानी और इन्हीं को मिलता रहा है ना सारे ठेके वेके, असल तो पैसा कमाते रहे ना बीच में। तो इन्होंने तो ये जो बयान है ना उनका, अगर हम दोबारा इसको देखें 68, वाई प्रॉमिस समथिंग विच कांट बी अचीव्ड। अच्छा, ये इन्होंने फ्लैग डिले इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जो डिले होती है, जो उनके पास जो जहाज़ नहीं आते, जो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं आता, तो वो कहते हैं कि वो क्यों बात हम करते हैं जो हम अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया टुडे ने इनकी इसी बात को इंडिया टुडे ने कि उनके जो एयरफोर्स चीफ हैं वो डिलेज को 69th, वी साइन कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट नोइंग इट वोंट कम ऑन टाइम। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसने साइन किए भाई? भारत में ये कॉन्ट्रैक्ट कौन जाके साइन करता रहा है? राफेल तैयारों के, और कभी F-35 के पीछे, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे। तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे हैं और उसके बाद तो एयर चीफ की तरफ से आज ये बात की गई है। अब ये किससे बात कर रहे हैं? सवाल ये है कि ये बात जो है ये किससे कर रहे हैं, इसका मुखातिब कौन है? ठीक है, दोबारा देखें स्लाइड्स 68 और 69 को, इस बयान का मुखातिब कौन है? मैं तो नहीं हूं, पाकिस्तान भी नहीं है, भारत के अवाम भी नहीं है। कौन है इसका मुखातिब? कौन है? ये किसको कह रहे हैं? उनके एयर चीफ। ठीक है भाई, जो मुआहदे साइन कर रहे हैं और जिसके नतीजे में उनके पास असला ही नहीं आता और पैसा खाया जाता है बीच में, और ये एक आप समझ लें कि ये उनकी तरफ से एक इस बात का इकरार भी है कि ऐसे क्यों वादे कर लेते हो जिसके ऊपर हम अमल ही नहीं कर सकते और प्रॉमिस कर लेते हो। तो ये किससे कहा है उन्होंने? ठीक है, ये अपनी सरकार से कहा है ना, मोदी जी से कहा है। और जाहिर है कि इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अब इसके ऊपर भी वो पाकिस्तान को गालियां ना देने शुरू कर दें या इनके पीछे ना लग जाएं, अपने एयर चीफ के पीछे जो वहाँ पे हरकतें जारी हैं। अच्छा जी, कि एयर चीफ जो है उन्होंने वो फ़ज़ाई हदूद में एक दफ़ा जहाज़ चलाया था जो कि पाकिस्तान की चूँकि फ़ज़ाई हदूद थी, तो इसलिए ये भी इनका भी ताल्लुक नहीं। मतलब इस तरह की जो हरकतें वहाँ हो रही हैं आजकल। 12 एक दूसरा जो मामला है वो ज़रा 3-4 मामला ज़रा वापस आते हैं पाकिस्तान इंडिया की तरफ, लेकिन इसमें जो गंभीर है चीज़ें वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो किस हद तक डीप स्टेट, जिसको वो डीप स्टेट कहते हैं, शेडो गवर्नमेंट तो एक अलग लफ्ज़ है, लेकिन बहरहाल डीप स्टेट उनके जो भी जहन में है, वो कितना काबू कर पाए हैं डीप स्टेट को? एक सवाल
ये जो है ये बड़ा पैदा हो गया है। वो जिस डीप स्टेट को, यानी डीप स्टेट से मुराद ये कि पुराने बाबूस, पुराने लोग, ये दरिन दवले के नाम से तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है, वहाँ से ये डीप स्टेट निकला हुआ है। इसमें ज़ाहिर है बहुत सारी कि वो काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ट्रम्प जो है वो कितना ज़्यादा उनको, क्योंकि उन्होंने ये जो बात की, पहले दिन उन्होंने क्रेजी कहा, उसके बाद जो सोशल टू सोशल पे उन्होंने क्रेजी कहा पुतिन को, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बहुत सी बुरी चीज़ें तुम्हारे साथ होने जा रही हैं। दो उनके मैसेज आए ना, समथिंग वेरी बैड विल हैपन टू यू। उसके बाद उनसे जब पूछा, मीडिया ने उनसे सवाल किया, उनसे पूछा कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट पुतिन को के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है, ये कल की बात है। तो उन्होंने कहा ये कब हुआ है? अब सवाल ये है कि क्या उनको इंटेलिजेंस या उनकी डीप स्टेट प्रॉपर ब्रीफिंग दे रही है? उनको ये अगर इल्म ही नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया, और उसके बाद जो है वो उनकी तरफ से तेज़ी आई हमलों की, और उसके बाद ज़ेलेंस्की जो हैं वो जर्मनी में गए और जर्मन्स ने कहा कि हम आपको तारूस मिसाइल्स हैं वो दे रहे हैं, और ये सारा मामला आ गया और हमलों में तेज़ी आ गई। मेदवेदेव ने वहाँ से इशू किया मैप कि पूरा बफर जोन बन जाएगा, पूरा यूक्रेन। पहले ये था कि सुमे का रीजन जो है बफर जोन। तो किस हद तक उनको इंटेल ब्रीफिंग दी जा रही है, और वो चूँकि अपने दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद कर रहे हैं, और टिपिकल जो पेंटागन या जो स्टेट डिपार्टमेंट या बाकी सारे जो शोबे हैं उसमें उन्होंने बहुत सारे स्टाफ को निकाला है। वो कहाँ पे गए हैं लोग, कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, वो तजर्बाकार लोग, उनकी टीम्स कहाँ गई हैं। तो एक मामला ये है कि कितना ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो इंटेल, ये ख़ास तौर पे जो कुछ रशिया में हुआ है उसके बाद ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंटली खड़ा हो गया है। तुलसी गेबार्ड या बाकी CIA चीफ या बाकी उनको कितनी डेली ब्रीफिंग इंटेल की हो रही है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये मामला इस हद तक ख़तरनाक हो गया था, इस हद तक कि जब जर्मनी में कल उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को उन्होंने ऐलान किया कि तौरस, जो हमने कल डिस्कस किया था कि तौरस मिसाइल जो कि 500 किलोमीटर डीप इनसाइड रशिया हिट कर सकते हैं टारगेट को, तो उनकी तरफ से खुल के तो जवाब नहीं आया, लेकिन ये है कि उनकी तरफ से जो है वो ये जो RT है उसने आज 2-3 आर्टिकल्स ऐसे हैं उनके। एक तो स्कॉट रिटर को उन्होंने, एक साबिका मेरीन है, 32nd अगर देखें, यूक्रेन नीडेड वेस्टर्न हेल्प टू टारगेट पुतिन्स हेलीकॉप्टर। यानी एक तो इस सवाल को उन्होंने उठाया है उनके मीडिया ने कि दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ की मदद की ज़रूरत थी। एक साबिक US मेरीन के इंटरव्यू को उन्होंने इंटरव्यू करके फिर उसको खबर बनाया है कि यूक्रेन को वेस्टर्न हेल्प की ज़रूरत थी पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने के लिए। अच्छा, दूसरी जो इसमें फिर RT में ही नहीं, मैं यहाँ पे स्पुतनिक कॉल कर रहा हूँ कि स्पुतनिक में 29th Russia to respond if Germany takes part in long range missiles launch in Ukraine। रशिया रिस्पॉन्ड करेगा अगर वहाँ पे फैसला किया गया कि हमने जर्मनी ने वो अगर मिसाइल दिए। लेकिन फिर RT जो इनका रशियन TV है उसकी जो एडिटर इन चीफ है, वो एडिटर चीफ ने फिर एक मजमून आज लिखा है, और वो है 33rd, रशिया को टारगेट बर्लिन। रशिया बर्लिन को निशाना बनाएगा इफ जर्मन मिसाइल्स हिट मॉस्को। मैंने आपसे कहा नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 ये जो बात हो रही है ना, वर्ल्ड वॉर 3 ये दोबारा उसी पे जाएं। RT कह रहा है कि रशिया को टारगेट बर्लिन इफ जर्मन मिसाइल्स हिट मॉस्को। और साथ ही दूसरा, फिर उसके बाद एक आर्टिकल RT पे है
वो कहते हैं, ये 34th, वो कहते हैं जर्मनी रिस्क बिकमिंग अ टारगेट फॉर रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस हिटलर। जैसे हिटलर को सोवियत फौजों ने जाके वहाँ कब्जा किया था और वहाँ पे फतह हासिल की थी, खुदकुशी कर ली थी हिटलर ने, सोवियत फौजें गई थी, उसके बाद पहली दफ़ा जो है वो जर्मनी जो है वो दोबारा रशिया का टारगेट बन सकता है। विल बर्लिन स्टार्ट गिविंग कीव टेररिस्ट मिसाइल्स एंड रिस्क बिकमिंग अ डायरेक्ट टारगेट फॉर रिटेलिएशन। अच्छा, अब जो है वो ये बड़ी संजीदा और बड़ी सख्त बात है कि इस हद तक ये मामला ख़राब हुए। ये ज़हन में रखें कि जो नए चांसलर हैं वो AFD के नहीं है। जर्मनी के अंदर AFD अलग है, ये वहाँ पर जो पार्टी, जो राइट विंग पार्टीज और वो सारे हैं वो अलग हैं। वो जो तो ये जर्मन चांसलर जो हैं ये बड़े इलेक्ट हुए हैं, लेकिन यूक्रेन के हवाले से बड़ी क्लैरिटी रही है बहरहाल। तो इन्होंने फिर आज जो है वो एक CNN ने फिर आज एक खबर शाये की है। ये सूरत हाल बहुत बिगड़ गई थी पिछले चंद दिनों में, तेजी के साथ बिगड़ गई थी। CNN ने 35 में कोट कर रहा हूँ, ज़ेलेंस्की डिपार्ट्स जर्मनी, जर्मनी से रवाना हो गए 35th, लेकिन टॉरस मिसाइल्स नहीं मिले उन्हें। ये टॉरस मिसाइल्स अगर मिल जाते तो ये वो रेड लाइन थी जिसके बाद जो है वो उन्होंने कहा, रशियंस ने खुद नहीं कहा, रशियंस ने RT के थ्रू कहा कि हम बर्लिन को हिट करेंगे। और ये आप ज़हन में रखें कि पहली जंग अजीम कैसे शुरू हुई थी, ऐसे ही ना, वो सर्बियन आ गया था और उसके वली अहद को मार दिया था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के। एनीवे, तो एक वाक़े से, और फिर मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि इसको प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसका पूरी तहकीकात करें और रशियंस के साथ भी मामले को तय करें कि भाई ये वेस्ट की तरफ से किन मुल्कों ने इंटेलिजेंस दी, क्योंकि RT ने कहा है कि ये कीव के पास इंटेलिजेंस नहीं थी। और बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ब्लैक सी के आसपास का इलाका है वहाँ अमेरिकन इंटेल शायद अब तक दी जा रही है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को बताए बगैर। ठीक है, लेकिन वो अभी तक प्रेसिडेंट अमेरिका का नाम नहीं ले, लेकिन ऑब्जर्व कर रहे हैं रशियंस भी और चाइनीज़ भी और बाकी मुल्क भी, क्योंकि ये ज़ाहिर है अब तो आजकल जो दौर है उसमें तो 2 मिनट में आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा मुल्क कहाँ से किसको इंटेल दे रहा है। तो ये बहरहाल ये बहुत बड़ा एक बहरान जो है वो रुक गया। प्रेसिडेंट ट्रंप को इल्म नहीं था जी। उन्होंने कहा ये क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा हमला हुआ है। उन्होंने कहा जी आपको नहीं पता कि हमला हुआ है? उन्होंने कहा अच्छा। तो वो बिल्कुल उनको इल्म ही नहीं था कि पुतिन के हेलीकॉप्टर पे कोई हमला हुआ है। बहरहाल उसके बाद मेरा ख्याल है कि फिर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इनर टीम है, इनर सर्कल है, अदर देन बाबूज, वहाँ पे जो डीप स्टेट के बैठे हैं लोग, और मैं उसकी वजह क्यों बता रहा हूँ, ये डीप स्टेट वाली बात चूँकि प्रेसिडेंट ट्रंप ही करते रहे बार बार, तो उसके बाद फिर रब्ता हुआ है। और मार्को रूबियो जो हैं उन्होंने लेवरॉव से ये बात की है 26th को भी मैं चाहूँगा देखें और 24th को भी देखें। थोड़ा सा जो है वो लैंग्वेज में फ़र्क है। पहले तो US डिपार्टमेंट स्टेट को देखें कि मार्को रूबियो ने लेवरॉव से बात की है और उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि 1000 से 1000 जो एक्सचेंज हुआ है बड़ा अच्छा हुआ है, और ये कि आगे गुड फेथ में कंस्ट्रक्शन वेलकम की, और ये एक मुख्तसर सी बात है। लेकिन जो रशिया की तरफ से आया है 26th मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स फॉर रशियन फेडरेशन, वो ज़रा लंबी, उसमें लंबी बात है। उसमें यह है कि 19 तारीख को बात हुई थी दोनों के दरमियान, ट्रंप और पुतिन के दरमियान, और उसमें ये बात हुई थी कि स्पेसिफिक प्रपोजल्स अगले राउंड के लिए डायरेक्ट रशिया और यूक्रेन की निगोशिएशन के लिए जो है वो इस्तांबुल में होंगे। तो वो बात आगे बढ़ी है। अच्छा, अब ये जो कल सवाल हुआ है ना प्रेसिडेंट पुतिन से कि सॉरी प्रेसिडेंट ट्रंप से कि पुतिन में हमला हुआ, आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। उसके बाद ये रब्ता हुआ और ये मामला ठंडा हुआ है, और फिर CNN की तरफ से खबर आई है, और फिर उसके बाद जो है वो कीव को कहा गया है कि आपको जर्मन जो है वो सिर्फ एड देंगे लेकिन आपको मिसाइल्स नहीं देंगे। और वहाँ से उन्होंने कहा कि बर्लिन हमारा टारगेट होगा, जर्मनी हमारा टारगेट होगा। अगर यहाँ पे एक मिसाइल दोबारा, ऐसा मिसाइल मॉस्को में या रशियन इलाकों में आके गिरा तो हमारा टारगेट मॉस्को होगा। तो एक बड़ी
आलमी जंग कह लें, और आपको पता है मेदवेदेव ने ये वर्ल्ड वॉर 3 की भी बात की थी, बड़ी तल्खी पैदा हो गई थी उधर। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा था, क्रेजी और ये और वो सारा, लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप को इल्म हुआ है कि असल में हमला हुआ है और ये उसके बाद ये उनको बताया जा रहा था, देखें जी वो पुतिन तो बात ही नहीं सुनता, वो तो लोगों को मारे जा रहा है वहाँ पे, आपकी बात ही नहीं, आपकी कॉल का फायदा ही नहीं हुआ कुछ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस पर आके गुस्से में किया, उनकी नॉलेज में नहीं था कि ये पुतिन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, पुतिन के ऊपर हमला हुआ है, कातलाना हमला, इस बात को उनको इल्म नहीं था। अच्छा, उसके साथ ही जो दूसरा मामला है वो ये है कि जो डीप स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो डीप स्टेट को हटाने के लिए एक साहब आए थे, उनका नाम था इलॉन मस्क। और इलॉन मस्क जो है वो DOGE जो डिपार्टमेंट बना था उसकी सरबराही उनको दी गई थी। पहले तो उसमें विवेक रामास्वामी और इनको दी गई थी, उसके रामास्वामी साहब को हटा दिया क्योंकि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा है मामला, तो उनको हटा दिया। फिर उसके बाद यही रहे इलॉन मस्क, ये इन्होंने USAID बंद की, फिर इन्होंने बहुत सारे दुनिया में और बहुत सारे लोग वहाँ पे पेंटागन में निकाल दिए, फिर वो स्टेट डिपार्टमेंट कई इन्होंने कहा कि मैं बेशुमार, हम देखते नहीं पहले दिनों। इलॉन मस्क आज अपना ओहदे से इस्तीफा दे गए, और इलॉन मस्क जो हैं वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने ओहदे से। 130 दिन उनका था, तो शायद 30 तारीख तक उनको रहना था, 30 मई तक, लेकिन गालिबन ये बात की जा रही थी कि वो आगे भी रहेंगे। लेकिन इलॉन मस्क अपने ओहदे से अलग हो गए, और इलॉन मस्क जो हैं अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम का हिस्सा नहीं है। और DOGE कैसे चलेगा, क्योंकि वो तो सारे अपने दोस्तों को लेकर आए थे, कोई पेपॉल का साथी था, कोई इधर का था, कोई उधर के थे, ये तो वो थे वो लोग सारे जो जिनको कहा गया था कि आप कट लगाएं और जिनको कहा गया था कि आप लोगों को निकालें, ये सब करें। तो ये सारे जो लोग हैं ये तो सारे ये अपनी इस पूरे डिपार्टमेंट को, अब जब इलॉन मस्क ही चले गए तो उनके दोस्त नीचे जो भी आएगा, जो भी चलाएगा इसको आके, अच्छा, और बैड नोट पे गए, ख़राब नोट पे गए, यानी अच्छे ताल्लुकात। एक तो आप समझे ना कि माइक वॉल्स पहले NSA जो कि नेतन्याहू के साथ बातें कर रहे थे और उसमें वो चले गए अपनी जगह से, और मार्को रूबियो के पास ही अभी तक है जो इनका ओहदा है NSA का। लेकिन जो इलॉन मस्क हैं वो भी ख़राब नोट पे गए हैं, और ख़राब नोट पे वो इस तरह से गए हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया और कतर का जो दौरा हुआ पिछले दिनों ट्रंप का, उसमें उनका कहना यह था कि OpenAI के जो सैम ऑल्टमैन हैं उनको अलग रखा जाए। अच्छा, अब OpenAI जो चैट GPT, ये OpenAI जो है ये इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन दोनों बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, उन्होंने इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। लेकिन उसके बाद ही हुआ है कि 2015 में तो बहुत अच्छी उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की थी OpenAI के अंदर, लेकिन बाद में ये हुआ कि इनके इख्तलाफात पैदा हो गए, 2018 से ज़्यादा पैदा होने शुरू हुए। और उसके बाद ये पहले भी जब वो पहले भी इनके इख्तलाफात सामने आते रहे, लेकिन यह है कि इन्होंने वहाँ पर ही बात की कि ये सैम ऑल्टमैन को दौरे में होना ही नहीं चाहिए, और ये क्यों दौरे में जा रहे हैं वहाँ पे साथ, इन्होंने वहाँ पर इस तरह बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बात हुई कि नहीं, सैम ऑल्टमैन जो है वो तो दौरे में होंगे। सैम ऑल्टमैन उस दौरे में गए, और ये बात जो है वो इलॉन मस्क को पसंद नहीं आई, और ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद आई कि मैं वहाँ पे जाके अगर UAE में और सऊदी अरेबिया में और बाकी जगहों पे, कतर में मैं बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान करने जा रहा हूँ AI के हवाले से या डेटा सेंटर्स के हवाले से और बाकी, तो ये तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि इलॉन मस्क ज़रा हमें साइड पे नज़र आते हैं। इलॉन मस्क मशरिक़ वस्ता के दौरे में, ये जो 3 अरब ममालिक का दौरा है, इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ही आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा उनके साथ साथ इलॉन मस्क नज़र नहीं आ रहे। वो इवन अगर AI में का भी कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं, वो अगर बाकी भी मुलाकातें करें, तो इलॉन मस्क उनके साथ नहीं है, जो कि हमेशा उनके साथ इससे पहले नज़र आते थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको ज़रा साइड पे किया, और उसके बाद जो है उन्होंने डायरेक्ट बात की तमाम लोगों से, और उनके साथ साथ जो बाकी टीम के मेंबर्स थे जिनके हम नाम हम पहले बता चुके हैं, वो सारे अमेज़ॉन के भी थे, तो बोइंग के भी थे, तो NVIDIA के भी थे, तो बाकी सारे तो वो सारे साथ थे, और लेकिन उसमें उन्होंने, और एप्पल के भी थे, तो माइक्रोसॉफ्ट और ये सारे, लेकिन इलॉन मस्क को उन्होंने
पीछे किया क्योंकि इलॉन मस्क एक लॉबी कर रहे थे कि इन लोगों को साथ नहीं होना चाहिए, मैं ही सारा सिलसिला संभालूंगा। इन्होंने डेविड सैक्स से बात भी की थी। डेविड सैक्स वही जो क्रिप्टो और एआईज़ आ रहे हैं, लेकिन डेविड सैक्स ने भी कोई ख़ास इनका साथ नहीं दिया। अच्छा, अब इलॉन जो है वो तो चले गए हैं वहाँ से, लेकिन उसके साथ ही वो जो डीप स्टेट को उन्होंने हटाना, तो दुश्मन आधी दुनिया को दुश्मन कर गए। और यूरोप तो पहले ही उनका दुश्मन है, क्योंकि वो हर मुल्क के अंदर नताइज चाहते थे पसंद के। वो कहते थे राइट विंगर्स को आना चाहिए, ठीक है, बरतानिया में फ़लानी पार्टी को आना चाहिए, फ्रांस में इस पार्टी को आना चाहिए, जर्मनी में ये पार्टी राइट विंग की पार्टी जीते, ये जीते। वो सियासत में भी हिस्सा ले रहे थे। प्लस ये है कि वो वहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों को हटा भी रहे थे, यूएस एड भी ख़त्म उन्होंने कर दी, ये कर दी वो। तो पूरी दुनिया उनके पीछे लगी है। उसका नतीजा ये हुआ है कि यूरोप के अंदर टेस्ला के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं, और अब चूँकि उहदे से भी वो हट गए हैं, टेस्ला के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं। और टेस्ला जो है वो पहले जो चंद माह गुजरे हैं इस साल के, उसमें टेस्ला की जो फ़रोख्त है और बाकी जो और मेरे ख्याल से जो इनका जो एक्स है उसके ऊपर भी अब नज़र है प्रेसिडेंट ट्रंप की एक्स पे भी नज़र है कि वो इनसे ले लें, क्योंकि एक्स के ऊपर इन्होंने कुछ पोस्ट ऐसी की जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप से इन्होंने इख्तलाफ किया। कल सीबीएस के साथ इनका इंटरव्यू था इलॉन मस्क का, तो सीबीएस न्यूज़ पर भी उन्होंने कहा कि ये जो हैं ये प्रेसिडेंट ट्रंप एक बिल ला रहे हैं, तो उन्होंने खुल के तनकीद की प्रेसिडेंट ट्रंप पे। सीबीएस का वो इंटरव्यू अगर देखें तो उसमें आइडिया हो जाएगा। बिल मैं उस बिल की डिटेल में नहीं जा रहा चाह रहा, मैं सिर्फ 20 स्लाइड कोट कर रहा हूँ। सीबीएस का इंटरव्यू यहाँ पे जिसने देखना हो देख ले, 20 स्लाइड। इन्होंने कहा कि ये डिसअपॉइंटेड हैं ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल से, तो इन्होंने तंज किया बिग ब्यूटीफुल बिल से हम जो हैं वो इन्होंने ये तंज किया। अच्छा, उसके बाद जो है वो तो एक तो मामला ये हो गया। दूसरा ये कि अदालत ने वहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट है उसने प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ्स के ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप जो टैरिफ्स हैं वो जो आपने आयद की हैं आपके पास इख्तियार नहीं है। जो 1977 के अंदर या उससे पहले एक हंगामी पावर्स दी गई थी एमरजेंसी के अंदर जो है, वैसे ये टैरिफ जो हैं ये कांग्रेस अप्रूव करती है, लेकिन ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हंगामी हालात में वो टैरिफ्स लगाए थे, और वो टैरिफ्स का जो ऐलान था कि 50% रहेंगे, ये रहेंगे, वो इख्तियार उनसे अदालतों ने छीन लिया है। अदालतों से मुराद ये है कि न्यूयॉर्क में ये अदालत बैठती है, ये अदालत न्यूयॉर्क में बैठती है जो ट्रेड कोर्ट है, और इसमें 3 रुकनी अच्छा, एक जो जज हैं वो ट्रंप के दौर के हैं, ट्रंप ने अपॉइंट किए हुए हैं खुद, एक जो है वो रेगन दौर के हैं बहुत पुराने, एक जो है ओबामा दौर के हैं। तो 3 जजों ने इसको उनके हाथ से ये पावर छीन ली है टैरिफ्स की। अच्छा, आप वक्फा लें, मैं उसके बाद बताऊँ। टैरिफ सबसे बड़ा हथियार था उनका, जो कि टैरिफ के तहत वो कह रहे थे यूरोप के लोग आएंगे, मुझसे बात करेंगे, चाइना के लोग, भारत के लोग, पाकिस्तान, आगे पीछे दाएं बाएं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया टैरिफ का फ़ायदा कितना बड़ा हो रहा है। ये जो कल एप्लीकेशन जो उन्होंने एफिडेविट करवाया था ना, इसका फैसला उनके अगेंस्ट आ गया है। यानी उन्होंने कहा था ना कि टैरिफ का फ़ायदा ये हुआ है कि सीज फायर हो गया है, चाइना टेबल पे आ गया है और सीज फायर हो गया है। तो ये अदालत ने फैसला जो है वो फैसला ट्रंप के खिलाफ दे दिया, और अब उसके नतीजे में क्या पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी जो टैरिफ जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे सीज फायर में, क्या उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा और पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, और फिर गजा में क्या। जी आप तरफ वाले उसके बाद बात करें। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पानी की जाई की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हों, क्या मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? ये जो पाबंदियाँ लगी हैं, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वेपन ले लिए, देखें ये स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग की तरफ है। डीकपलिंग का मतलब ये होता है कि 2 मईशतें अलग अलग हो जाएं। मतलब मिसाल के तौर पे ये कहा जाए कि जी एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क के साथ तिजारत नहीं करेगा, तो ये डीकपलिंग हो गई, इकोनॉमिक डीकपलिंग हो गई कि एक मुल्क ने कहा कि भाई हम उस मुल्क के साथ जो है वो फलानी चीज़ की तिजारत नहीं करेंगे। लेकिन एक होती है स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग, ये अमेरिका और चाइना के दरमियान स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग की तरफ मामला है। स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग का मतलब ये है कि बेल्ट एंड रोड, उसका मतलब ये है कि रेयर अर्थ मिनरल्स, उसका मतलब है हुआवे, ठीक है।
अच्छा, तो ये स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग है। अब जैसे इंडिया में, इंडिया से आज जो खबर आ रही है वो ये है कि उनकी तरफ वहाँ पर एक बड़ा कंसर्न पैदा हो गया है कि पूरे इंडिया में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं मुख्तलिफ, जो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं और जो मॉनिटर कर रहे हैं, वो तो सारे के सारे जो हैं वो तो चाइना से बन के आ रहे हैं, वो किसी और मुल्क से तो बन के आ नहीं रहे। तो पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने तमाम, और ये मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, 67 तमाम मुल्क में कितना बड़ा भारत है, तो तमाम मुल्क में पता चला कि जितने भी सीसीटीवी जो उनके लगे हुए कैमरे और रिकॉर्डिंग्स और ये सारे, तो अगर 67 देखें राइटर्स के, तो वो इसके ऊपर वो अचानक उनको ख्याल आया है कि ये हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ला, हर घर, हर जगह पे उनकी मॉनिटरिंग जो है वो जो जिन कैमरों से हो रही है वो तो चाइना से आ रहे हैं सारे। तो वहाँ पर एक पूरे इंडिया में इस वक्त नया कंसर्न पैदा हो गया। अब ये स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग क्या इकोनॉमिक डीकपलिंग कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, कोशिश भी करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ये होता है ना कि आईफोन अगर इंडिया में भी बन रहा है तो उसका वो चाइना से काफ़ी कुछ आ गया, वो इधर बना, वो नाम आगे जो है वो इंडिया का लग गया, किसी और मुल्क का लग गया, लेकिन चाइना को आप हटा के आप किसी भी किस्म की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते आज की दुनिया में। अच्छा, तो ये जो मामला है ना अदालत का, अब इसमें क्या होगा कि ये उसमें दूसरे कोर्ट में उन्होंने अपील कर दी है, वो कोर्ट इसको गालिबन इनको अलाउ कर देगी कि हाँ आपके पास परमिशन है, आप इमरजेंसी लॉ को के तहत टैरिफ्स को आयद कर सकते हैं। और अगर नहीं होगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो उनके बिल्कुल काबू में है प्रेसिडेंट ट्रंप के, तो वो अपील में चले गए हैं। लेकिन जो स्टीवन मिलर हैं इनके, जो कि जिनका नाम जो अक्सर बाहर भी आ जाते हैं और बाहर आके वो बात करते हैं, वो बाहर आके बात करते हैं मीडिया से, अक्सर आपने देखा होगा स्टीवन मिलर इनकी टीम के बड़े जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। इनका नाम भी चल रहा था स्टीव विटकॉफ की जगह पिछले दिनों कि ये जो हैं ये आ सकते हैं और शायद उनकी जगह संभाल लें। लेकिन इसमें ये हुआ कि इन्होंने जो है वो जैसे ही अदालत का ये फैसला आया तो इन्होंने उसके ऊपर इन्होंने सोशल ट्रुथ पे मैसेज डाले। पहले तो इन्होंने कहा कि जुडिशल कू इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, बड़ा सख्त इन्होंने जुडिशल कू का नाम दिया कि ये प्रेसिडेंट के इख्तियारात को रोकने की बात हुई है। तो दो इनके मैसेजेस अगर हम देखें तो उस दोनों मैसेजेस में एक में कह रहे हैं कि ये जो है ये ख़बर के ऊपर फिर उन्होंने अपना जो है ना ट्वीट किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि जुडिशल कू इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो है ये टेरेनी के अंदर जो है वो जुडिशल टेरेनी में हम रह रहे हैं। तो बड़ा सख्त इनका मौक़िफ़ आया जैसे ही ये ख़बरें जो हैं 3 जजेस के नाम, वो मतलब ये पूरा जो है एक फिर सिलसिला शुरू हो गया कि वहाँ पे अदालतें, लेकिन ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट से और बाकी कोर्ट से। लेकिन वहाँ इशू ये है ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये तो पता नहीं था पुतिन का, जो मैंने कहा डीप स्टेट। दूसरा ये इलॉन मस्क चले गए। इलॉन मस्क के बारे में कई जो बाकी लोग थे वो कहते थे इलॉन मस्क खुद डीप स्टेट है, ये खुद असल में डीप स्टेट हैं जो नुकसान पहुंचाने आ गए हैं। लेकिन वो कहते थे मैं ये छुट्टी करूंगा यहाँ से, बेकार लोग बैठे हुए हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ईमेल करके मुझे बताओ ये क्या क्या काम किए हैं पिछले 1 हफ्ते में और ये सारा। तो वो अपने उहदे से हट गए। अब वो उनके उहदे से हटने के बाद अब क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है जो एनवीडिया या सैम ऑल्टमैन या बाकी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है पॉलिटिक्स में, ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में ग्लोबल लेवल पे इन्वॉल्व हो गए थे। तो अब यह है कि चाइना इनको कैसे देखेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप से की टीम से हट गए तो मेरे पास क्यों आ रहे हो, और इनको बाकी दुनिया कैसे देखेगी, बिजनेसेस को कैसे देखेंगे। तो ये अब एक नया बड़ा चैलेंज है इलॉन मस्क के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो इन्होंने बात की थी ना, जो दिमित्री मेदवेदेव ने बात की थी कि मैं जो हूँ वो मतलब यूक्रेन के हवाले से उन्होंने बात की थी ना कि जर्मनी ना लेकर आए और हम बफर जो है वो पूरा बना लेंगे। ये जहन में रखें कि ये न्यूक्लियर की बात प्रेसिडेंट, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि न्यूक्लियर की बात ये पहले भी कर चुके हैं, और जब ये प्रेसिडेंट पुतिन ये बात न्यूक्लियर की करते हैं तो असल में वो करते हैं, वो कहते हैं। इसीलिए वो जो है इससे प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी गुरेज किया कि ये इनको मिसाइल्स ऐसे ना दिए जाएं जो मॉस्को को डायरेक्ट हिट करें या प्रेसिडेंट पुतिन को निशाना बनाएं। और क्योंकि जब ये कर रहे थे ना 2024 में,
2023-24 में, तो उनकी तरफ से ये बात हुई थी कि ये मिसाइल्स अगर आपने दिए तो हम बरतानिया और वाशिंगटन को न्यूक कर देंगे। इतने सख्त स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। और मैं यहाँ पे इस वक्त कोट कर रहा हूँ 30th न्यूज़ वीक, प्यूटन्स अलाई वॉज न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन वाशिंगटन इफ यूक्रेन विंस। यूक्रेन अगर जीत गया तो हम वाशिंगटन को न्यू करेंगे। ये मैं 30th स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ माजी की, ताकि हमको अंदाज़ा हो कि ये जंग, इस जंग की नौयत क्या है और ये जंग जो है ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक रुख पे ये जा सकती है। ये 2024 में इन्होंने न्यूज़ वीक को मैं शो का। अच्छा, फिर उसके बाद मैं न्यूयॉर्क पोस्ट 2024 की फरवरी का दिखा रहा हूँ, प्यूटन्स वॉल थ्रेटन्स आर्मागेडन न्यूक्लियर अटैक। अभी ये न्यूयॉर्क पोस्ट है, ठीक है, कि ऑन डीसी एंड लंदन इफ रशिया हैज़ टू गिव बैक एनी यूक्रेनियन टेरिटरी। थोड़ा सा भी अगर हमें से ज़मीन हमसे वापस ली गई तो हम जो है वो न्यूक्लियर अटैक डीसी लंदन पे करेंगे। तो ये एक न्यूक्लियर बिल्कुल इन दिनों में ऐसा हो गया है कि उससे, और अब जो भी इन्होंने बात की ना कि हम बर्लिन को हिट करेंगे अगर कोई मिसाइल मॉस्को पे आया, तो उसके बाद वो अचानक से सब अपनी अपनी, और मेरा ख्याल इसी दौरान पे। अच्छा, जो पीर का तारीख आ रही है, पीर 2 जून, उसमें फिर इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं रशिया और यूक्रेन के, और कंडीशंस रशिया की बिल्कुल क्लियर हैं कि वो चारों जो इलाके हैं उनको तस्लीम किया जाए, नेटो की एक्सपेंशन नहीं होगी, मुस्तकिल ये कह दिया जाए कि नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, बाकी सारे जो उनके मामलात हैं, और वो हो सकता है कि वो एक बफर जोन बनाने की बात भी अब कर रहे हैं। तो ये जो है ये उनकी तरफ से ये, लेकिन वो रिटर्न में उन्होंने नहीं दिया, वो रिटर्न में वो इस्तांबुल में ही देंगे। और इसीलिए जो टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उनका एक्टिव रोल प्ले, दिनों मॉस्को भी गए, वो कीव भी आए, फिर उन्होंने इस्तांबुल में ही मुज़ाकरात होंगे। वेटिकन को भी मना कर दिया उन्होंने, जिनीवा को भी मना कर दिया रशिया ने, हम जानते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो एक बंदा, उसका नाम जो है वो डेविड लिबी। अच्छा, डेविड लिबी जो है ये जो गज़ा की ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ ही काम कर रहा था, ये वो गज़ा की ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो कि वहाँ पे गज़ा में असल में जिसको अमेरिकन और इसराइली सपोर्ट कर रहे थे, उसको बैक कर रहे थे, लेकिन ये काम ह्यूमैनिटेरियन उस पर कर रहा था, इसको शुमाली गज़ा में आज मार दिए। ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर था और इस को वहाँ पर ये मारा गया। और ये जो है इसको अब मसला ये है कि वहाँ पर इसका मतलब है कि मौजूद हमास के लोग भी हैं, या उनको किसी ने खबर दी कि ये जो है, ये जो वहाँ पे खुदाई वदाई करके सामान वामान लगा रहा है, ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये जो है ये अभी इसराइल 51st क्लियर्ड फॉर पब्लिकेशन के पहले विड्रॉ किया हुआ था इन्होंने 51st स्लाइड, और फिर इसराइल नेशनल न्यूज़ में इन्होंने जारी किया। डेविड लिबी जो हैं फ्रॉम मिलिशियाई हेशलॉम फेल इन बैटल इन गज़ा, ठीक है ना, 51st स्लाइड, ये क्लियर फॉर पब्लिकेशन इसराइल नेशनल न्यूज़ में। तो पहले इसको विदहेल्ड किया हुआ था इनकी शनाख्त, लेकिन फिर डेविड लिबी ये जो है ये उनका डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर था जो वहाँ पे काम कर रहा था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना, एक्सप्लोजन व्हेन वर्किंग टू डिस्ट्रॉय टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ये बेसिकली वो जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के लिए कर रहा था। एनीवे, अच्छा, इसमें जो है अब इसमें वित्कॉफ जो है उनका जो प्लान है उसके ऊपर इस वक्त फाइनल डिस्कशन हो रहा है स्टीव वित्कॉफ के साथ। डेरमर और वो जो वहाँ पे डेविड बार्निया मिले थे, और फिर उसके बाद इसराइल तो काबीना का इजलास हो रहा है। और वो जो फाइनल जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल ये भी कहा कि मैंने इसराइल नेतन्याहू को कहा कि तुमने ईरान पे अटैक नहीं करना, और ईरान पे इसलिए अटैक नहीं करना क्योंकि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के साथ। अच्छा, और साथ ही ये भी इतलात आ रही हैं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप अरब ममालिक का दौरा करे तो ये अरब मुल्कों ने, सारे मुल्कों ने प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा था कि आप ईरान पे स्ट्राइक नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, ना आप ना इसराइल को भी रोकें और आप भी रोकेंगे, ईरान पे हमला नहीं करेंगे, इसको अफवाम व तफहीम के साथ मामलात को आगे लेके चलें। ईरान, रशिया और चाइना के दरमियान आज न्यूक्लियर के ऊपर फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। चाइना, ईरान और रशिया के दरमियान ये जो न्यूक्लियर के ऊपर इनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बहुत आगे चले गए पिछले कुछ अर्से में।
अच्छा, अब इसमें एक तो ये बात है, दूसरी बात ये कि जो प्लान है जिसके ऊपर इसराइल की टीम पूरी बैठी हुई है, अभी काबीना बैठी हुई है, हमास ने उसको ओके कर दिया, स्टीव विटकॉफ ने ओके कर दिया, सब ने ओके कर दिया और इसराइल ने भी बड़ी हद तक ओके कर दिया। वो जो है वो ये कि 60 दिन की जो है वो 60 दिन की जो है वो होगी, इसमें जंगबंदी होगी, 10 यरगमाली रिहा होंगे और इस दौरान जो है वो 1100 से ज़्यादा जो हैं वो जेलों से फ़लस्तीनी कैदी रहा होंगे, जिसमें 25 कैदी जो हैं वो उम्र कैद के हैं। 180 मैयतें फ़लस्तीनियों की इसराइल वापस करेगा और ये अभी तय नहीं, इस पे बात हो रही है कि मुस्तकिल जंगबंदी होगी, आर्जी होगी और नामों के ऊपर फाइनलाइज हो रहा है सारा। लेकिन एक बात तय हो गई है जिसके ऊपर स्टीव विटकॉफ की तरफ से इसराइल को कह दिया गया है कि अब जो इमदाद है वो यूनाइटेड नेशंस अंदर लेके जाएगी, यूनाइटेड नेशंस के लोग ही अंदर लेके जाएंगे। और आज गज़ा में ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के लोगों ने जो है वो हल्ला बोल दिया और हल्ला बोलने के बाद उन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस के लोग जो खाना लेके बैठे हुए थे, गज़ा के लोगों ने वहाँ पे हमला करके वो खाना लूट लिया। यूनाइटेड नेशंस के पर भी कर दिया और जो इनकी गज़ा फाउंडेशन थी उस पर भी कर गया, उन्होंने लूट के और खाना वाना वहाँ पे, बच्चे कुछ लोग मारे भी गए और सारा कुछ हो गया। लेकिन यह है कि वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे वो सारा लूट लिया और उसके नतीजे में वहाँ पर जो है, ये मैं मेहर न्यूज़ एजेंसी कोट कर रहा हूँ ईरान की, अरब लीडर्स ट्रम्प दे अपोज स्ट्राइक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट्स। और तेहरान टाइम्स ये कह रहा है कि ईरान में एक्सेप्ट यूएस न्यूक्लियर 75th, ईरान में एक्सेप्ट यूएस न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स इफ अ डील इज रीच सेज एटॉमिक चीफ। तो ये ईरान का मीडिया ये कोट कर रहा है। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि इस पूरे सिलसिले में आज जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पेशरफ्त हुई है और वो ये हुई है कि जो सीरिया में नए अमेरिकन एम्बेसडर ने अपना चार्ज संभाल ली और अमेरिका का सफारत खाना खुल गया सीरिया में। अहमद शरा से मुलाकात हुई थी ट्रंप की और अब ये भी एक बिजनेसमैन ही है और ये भी एज सच कोई इनका कोई मतलब कोई स्टेट डिपार्टमेंट का पुराना नहीं, लेकिन बिजनेसमैन अच्छे आदमी, सऊदी अरेबिया। तो आज इनकी अहमद शरा से मुलाकात हुई वहाँ पे डेमास्कस में, 2012 में बंद हो गई थी एम्बेसी, 2012 के बाद आज वहाँ पे एम्बेसी खुल गई है। ये जो डील है इसको स्टीव विटकॉफ ने दे दी है इसराइल को और ये जो डील है ये आज कल किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप इसको अनाउंस करने जा रहे हैं और इसराइल भी इसको करेगा, मंजूर करेगा। मैं आपको सिर्फ क्लोजिंग में यहाँ पे अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि ये वहाँ पर ये सूरत हाल बनी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने कह दिया कि आप चिकन आउट क्यों हो जाते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, टैको, उन्हें कहता है टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। ये वॉल स्ट्रीट में होता है, वहाँ पे वॉल स्ट्रीट वाले कहते हैं कि वो एक टैरिफ लगाता है फिर हट जाता है, फिर लगाता है पीछे हट जाता है। तो उनको फिर दोबारा किसी सहाफ़ी ने पूछ लिया कि आप चिकन आउट हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा, वो गुस्से में आ गए आगे बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा मैं चिकन आउट हो गया हूँ, मैं ये मुल्क के लिए कर रहा हूँ सारा। तो ये है कि USA टुडे, ट्रम्प इरप्ट्स व्हेन आस्क्ड अबाउट टैको, a new nickname 43rd mocking his tariff approach। अब टैको जो है उसके ऊपर गुस्से में आ गए। टैको का मतलब है ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। जो वॉल स्ट्रीट के जितने इन्वेस्टर्स हैं वो टैको कहते हैं, ठीक है। वो जहां पर होता है ना वो टैरिफ लगाएंगे वापस लेंगे, वो तो चिकन आउट कह दिया इनको। तो गुस्से में आ गए और इन्होंने कहा कि गुस्से में आके जो है वो जो है वो कैसी बात करते हो, मैं गुस्से में आ गया हूँ, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अमेरिका के लिए कर रहा हूँ। देखते ये हैं कि अगले 24-48 घंटों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं खित्ते में और दुनिया में। ये ज़हन में रखें कि हर डेवलपमेंट का पाकिस्तान पर असर होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।